हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपका भी एग्जाम 21 अगस्त को या 18 अगस्त का है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन करें और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटे, तो बस पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। आप निश्चित बेहतर से बेहतर करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किया होगा। और मैं बता दूं कि लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्या करना होता है और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करिए, फिर आप सुन के जाइए, बिल्कुल आप बेहतरीन करने वाले हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है, बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है जीके और जीएस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि इन सारे वीडियो को देख के मैं एग्जाम में सही कर लूँ क्वेश्चन, तो आप निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि 11 अगस्त को जो पेपर हुए थे उसमें मेरे पढ़ाए हुए से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो कि मैं पढ़ाया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया था। और मैं बता दूं कि 7 अगस्त के जो पेपर आए थे उसमें लगभग 36 से 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे पढ़ाए हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में जीके जीएस एक भी गलत नहीं हो, देखिए मैं बता दूं कि 100 नंबर के पेपर होंगे, उसमें से 70% हिस्सा जीके जीएस का होता है। अगर आपका भी सपना है कि जीके जीएस एक भी गलत नहीं हो और आप एग्जाम में उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं किया है, तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी मैंने वीडियो डाल रखा है उसको वीडियो को देख के जाइए। और आज का वीडियो तो सबसे खास है ही, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले लगभग 30-40 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्य कब हुआ था? 1946 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1949, 1992। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्य। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अवमूल्य क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अवमूल्य क्या होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्य कहलाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी दूसरे अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करना? घटाना। मतलब अन्य देश के मुद्रा को हमारे देश की तुलना किया जाए तो हमारे मुद्रा को क्या किया जाए? घटाया जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवमूल्य कहते हैं। इस बात को समझ गए। और मैं बता दूं कि अब तक भारतीय मुद्रा, मैं बता दूं कि ये क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्य कब हुआ था? तो मैं बता दूं 1646 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्य कब हुआ था? माई मिस्टेक, 49 में हुआ था। पहली बार हुआ था 49 में। आप लोग सी नंबर याद रखेंगे, ए नंबर नहीं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी नंबर। कि सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्य कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी बार जब हुआ था, मैं बता दूं कि दूसरी बार कब हुआ था? तो दूसरी बार हुआ था कब? याद रख लीजिएगा, 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। और तीसरी बार भी हुआ था, तो मैं बता देता हूं कि तीसरी बार कब हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, तीसरी बार 1991 में हुआ था। तो 3 प्रश्न यहां से बन गए कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्य पहली बार कब हुआ था? तो 1949 में। दूसरी बार कब हुआ था? 1966 में। और तीसरी बार अगर पूछता है तो 1991 ईस्वी में। मैं बता दूं कि अभी तक कितना भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्य हो चुका है। और ये कब कब हुआ है मैंने अभी बताया। कब हुआ? पहली बार हुआ 49 में, दूसरी बार हुआ 96 में, 66 में, और तीसरी बार हुआ कब? बताइए आप लोग। तीसरी बार मैंने अभी बताया कि 1991 में। 3 बार अवमूल्य हुआ। याद रखिए, सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्य 49 में, दूसरी बार कब हुआ? 1966 में, और तीसरी बार कब हुआ? 1991 में। याद रख लीजिएगा। 1991 में भारतीय मुद्रा का मूल्य 2 चरणों में हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बार कराया गया तो 1 चरण में हुआ था, 66 में भी 1 चरण हुआ था, लेकिन 1992 में जब कराया गया था तो कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो आपको याद रखना है, 2 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 2 चरणों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो चर्चा किया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है, और आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड भी टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2020 को, 16 जनवरी 2016 को, सभी को। तो मैं बता दूं कि नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 अगस्त 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग का गठन हुआ था। वो भी किसके द्वारा किया गया था? सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को क्या किए थे? लाल किले से अपने भाषण में ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन प्रस्तावित किया था।
प्रस्तावित किया था, समझ रहे ना। लेकिन मैं बता देता हूं कि 1 जनवरी 2015 को इन्होंने क्या किया था, इसका स्टार्टिंग में जो हुआ था वो 15 अगस्त 2014 को हुआ था। लेकिन कब से कब तक हुआ था, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से भाषण में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन प्रस्ताव रखा गया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन कौन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, याद रख लीजिएगा, अरविंद पगड़िया। अरविंद पगड़िया जो है वो उपाध्यक्ष है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। पहला ऑप्शन है क्या, छठी पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं और तीसरी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो छठी होने वाला है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या किया गया था, विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो छठी का हुआ था कब, 1980 से 85 तक चला था, याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, 1980 से 85 तक। और इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता देता हूं कि इस योजना को प्रारंभ करने में, मैं जो बोल रहा हूं सुन के आप लोग लिख लीजिएगा, इस योजना को प्रारंभ करने में टीजी लकड़वाला को योगदान है, समझ लीजिएगा। और ये योजना रोलिंग प्लान को जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी, जो समाप्त कर दिया गया। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में कब, ये एक और मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ, सुन लीजिए ना। आप लोग को याद रखना है कि नाबार्ड, कौन सा, नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 1982 में हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना किया गया था, कब, 1982 में। और इसके दौरान एक और काम हुआ था, इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, याद रखिएगा। क्या क्या मैं बताया था कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंच योजना के दौरान ही किया गया। और इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन पर बल भी दिया गया था, किसमें, छठी शताब्दी में। मैं जो भी बताया हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ। देखिए एक एक करके मैं जिक्र इसलिए कर देता हूँ ताकि आपका कोई भी छूटे नहीं। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सम आत्म उत्पादन में वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन है क्या, छठी पंचवर्षीय योजना, 12वीं, 5वीं, 7वीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया था। और यह शुरुआत कब हुआ था, तो 1985 में शुरू हुआ और 90 में क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ लेना। और इसे 3-4 क्वेश्चन और मैं बता देता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिएगा। इस योजना में प्रारंभ हुए प्रमुख कार्य हुए हैं, स्पीड पोस्ट की व्यवस्था हुआ था 1986 में। दूसरा, एस्पाल्ट की स्थापना हुआ था 1986 में। सेबी की स्थापना हुआ था 1988 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था 1989 में। नेहरू रोजगार योजना 1989 में। मैं जितने बोला हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सभी। तो मैं बता दूं कि तृतीय क्षेत्र को जो जाना जाता है उस सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र में से, क्योंकि इसके दौरान ही, मैं बता दूं कि इस योजना के दौरान ही क्या किया जाता है, सेवा क्षेत्र इसको क्यों कहा गया है, बीमा इसके द्वारा किया जाता है। बीमा आप नाम सुना होगा, बीमा में क्या किया जाता है, सेवा ही किया जाता है ना। LIC किया जाता है, शिक्षा और क्या, चिकित्सा, ये सब कुछ किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको क्या, सेवा क्षेत्र के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और मैं बता दूं कि कृषि क्षेत्र के नाम से जानने वाला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि इसमें पशुपालन, कृषि, ये सब कुछ शामिल है। और औद्योगिक क्षेत्र को क्या, हम लोग द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, औद्योगिक समझते हैं,
लोहा इस्पात लगाना, वस्त्र उद्योग, वाहन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सब द्वितीय उद्योग कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है? चीन में, भारत में, अमेरिका में, सभी में। तो मैं बता दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है? भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास, दोनों के पास होता है। सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास, दोनों के पास होता है। तो उसमें कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था 2-3 जगह और पाया जाता है। मलेशिया का नाम सुना आप लोगों ने? तो मलेशिया में भी क्या पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और क्या? इंडोनेशिया में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इंडोनेशिया। तो ये आप लोग को कुछ मैं बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़, ये याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे ना? तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रयुक्त स्याही कौन सी है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सभी। तो मैं बता दूं कि चुनाव आयोग के द्वारा प्रमुख स्याही का उपयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। और यह सिल्वर नाइट्रेट आप लोग को आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके का सिल्वर क्लोराइड क्या कर देता है? बना देता है। क्या बना देता है? सिल्वर क्लोराइड बना देता है। मतलब इसका राइट आंसर तो ये नंबर होने वाला है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि सिल्वर क्लोराइड क्या करता है? आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड क्या कर देता है? बना देता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया था? 1926, 2000, 1912, 1930। मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है 1926। क्या होने वाला है? 1926। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई और सभी। इसका राइट आंसर मुंबई में होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछता है तो आप लोग को याद रख लेना है कहाँ पे? विशाखापट्टनम। मतलब विशाखापट्टनम दूसरे नंबर पर आता है और एक नंबर पे कौन आता है? मुंबई। क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर, वर्ग मीटर, न्यूटन, फैराडे। तो मैं बता दूं कि आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? घन मीटर होता है। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर। ये जो वर्ग मीटर दिखाई दे रहा है ये क्षेत्रफल का होता है। अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है तो वर्ग मीटर होता है। और न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई मात्रक होता है। किसका? बल का एसआई मात्रक होता है। और फैराडे धारिता का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? धारिता का। तो धारिता का एसआई मात्रक फैराडे, और न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है। वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होता है। और घन मीटर किसका होता है? तो आप लोग को याद रखना है आयतन का क्या होता है? घन मीटर होता है। ये चारों क्वेश्चन आप लोग को याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन, ओम, प्रतिरोध, वाट। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है ओम होने वाला है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ये ल्यूमेन जो दिखाई दे रहा है ये आप लोग आप लोग को याद रखना है ज्योतिष फ्लक्स का होता है। ज्योतिष फ्लक्स आपसे पूछता है कि ज्योतिष फ्लक्स का क्या होता है? तो ज्योतिष फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन। और प्रतिरोध जो होता है वो किसका होता है? प्रतिरोध किसी का नहीं होता है। वाट आपको याद रखना है शक्ति का होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको आप लोग याद करके हुए चलना है। अगला देखिए क्या है, क्रिस्टी का संबंध किस कोशिकांग से है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, सभी। तो मैं बता दूं कि क्रिस्टी का जो संबंध है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया से है। माइटोकॉन्ड्रिया की जब संरचना बनाई जाती है तो अंदर वाला संरचना ऐसी मुड़ी रहती है, देखिए मुड़ी रहती है ना। तो इस मुड़ी संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, पौधे का रसोई घर किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, सभी। तो मैं बता दूं कि पौधों के हरित लवक में ही क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के मदद से ही भोजन तैयार किया जाता है तो हरित लवक को बोला जाता है। हरित लवक में पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, इसलिए रसोई घर कौन कहलाता है? हरित लवक। और ऊर्जा का घर कौन कहलाता है? तो ऊर्जा का घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और वही प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कही जाती है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम। याद रखिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, और रसोई घर कौन कहलाता है? हरित लवक। और ऊर्जा का घर कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन से धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सभी। तो मैं बता दूं कि ये तीनों ऐसे धातु होते हैं जो सबसे मुलायम होते हैं। ये धातु जो हैं वो मुलायम होते हैं, ये अपवाद में होते हैं, जिनको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। मतलब इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही है। इसका करेक्ट जवाब क्या है? डी नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बात और मैं बता दूं, इन तीनों जो है ये सबसे
अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, इसलिए से किरोसिन तेल के डुबो के रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, समझ रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बदलना कहलाता है? तन्यता, आघात वर्ध्यता, सोनरस, सभी। तो मैं बता दूं, पतली चादर के रूप में बदलना आघात वर्ध्यता कहलाता है, और खींच कर तार बनाना, अगर धातु को हम लोग खींच के अगर तार बना रहे हैं, खींच कर क्या बना रहे हैं, तार बना रहे हैं, तो तन्यता। और पीटने पर अगर आवाज़ उत्पन्न होती है, धातु को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, उसको सोनोरस कहते हैं। अगर धातु को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न हो रही है, उसको सोनोरस। और क्या, खींच कर पतली तार बना रहे उसे तन्यता, और पतली चादर बना रहे उसे आघात वर्ध्यता। देखिए आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ जितने भी क्वेश्चन मैं बताइए सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।